बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट लेना है परक्विजिट्स के ऊपर डिस्कशन का। लास्ट क्लास में मैंने आपको सैलरी का स्ट्रक्चर कवर करवा दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है जी, तो सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर: पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन, लीव पे, लीव एनकैशमेंट, बोनस, ओवर टाइम, फ़ी, कमीशन, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट। फिर परक्विजिट्स थे, फिर उसके बाद अलाउंसेस आते हैं, फिर उसके बाद कोई भी अमाउंट जो आपने अपनी ज़ात पे खर्च किया हो लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको रीइम्बर्स कर दिया, ये भी परक्विजिट में ही फॉल करता है बाय द वे। उसके बाद एम्प्लॉय शेयर स्कीम में मिलने वाला बेनिफिट। फिर एक और चीज़ थी, उसका नाम था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जिसके अंदर 3 बातें आती हैं: कोई भी अमाउंट जो प्रोविडेंट फंड के तहत आपको रिसीव हुआ, कोई भी रिडेंडेंसी कंपनसेशन, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन या गोल्डन हैंडशेक का अमाउंट, और नंबर 3 कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपको एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते वक्त या एम्प्लॉयमेंट लीव करते वक्त या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को तब्दील करते वक्त पे किया जाए। ये रिस्ट्रिक्टेड कोवेनेंट के नाम से मैंने आपको पढ़ाया था। ये तीनों बातें कहाँ फॉल करती हैं? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर। ठीक है जी। फिर छठे नंबर पे इसमें आती है चीज़ है पेंशन। क्या? जब आप रिटायर हो जाएंगे तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की बुनियाद पे क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। तो ये 6 बातें सैलरी का स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। आज तफसील से हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है, और डिस्कशन को कहाँ लेके जाना है? परक्विजिट्स की तरफ। वैसे तो सब कुछ बता दिया है, पढ़ा दिया है, और जो CFO वाली एग्जाम्पल थी उसमें बहुत कुछ आपके सामने रख दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको आगे लेके चल रहे होंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट ही इस बात से है। अब ये आपकी किताब का कंटेंट नंबर 2.1 है। अगर आप किताब सामने खोल लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आपकी किताब का कंटेंट नंबर 2.1, आपकी किताब का कंटेंट नंबर 2.1 कंटेंट क्या है? सैलरी का 2.1 नहीं है, 3.1। ओके, चैप्टर 3 है आपके पास। 3.1 कंटेंट क्या है? पेज नंबर बता दें जरा सब लोग। 26 पेज है। नहीं, चैप्टर 3 थोड़ी होगा आपके पास, चैप्टर 2 ही है ना सैलरी। कंटेंट 3.1 लिखा हुआ है। अच्छा खैर। अच्छा, अब क्या है जी? अलाउंस। पहले ही बताया था मैंने आपको, फिर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। अलाउंस फिक्स अमाउंट है जो कंपनी आपको पे कर रही है, एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है कैश की शक्ल में। अलाउंस पहले मिलेगा, उससे खर्चा बाद में होगा, और वो भी आपकी मर्जी है जिस मकसद के लिए अलाउंस मिला है उस पर खर्च करे या ना करे। मैंने कहा था लंच अलाउंस, इनको कंपनी क्या देती है? लंच अलाउंस। इनको कंपनी लंच देती है। तो लंच मिलना क्या है? बेनिफिट इन काइंड। लंच मिलना परक्विजिट हो जाएगा। लंच अलाउंस मिलना कैश है। ये लंच के पैसे जेब में रखते हैं, रोजे रख के आते हैं। मैंने समझाया था आपको। मतलब रोजे रख के आने का मतलब क्या था? कि लंच अलाउंस मिलने के बाद भी उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करते। ठीक है जी। इनको कंपनी ने कार दी हुई है, कंपनी मेंटेन्ड कार। इनको कंपनी कन्वीनियंस अलाउंस देती है, तो इनको पैसे मिल जाते हैं, इनको कार मिल गई। अब क्योंकि ये इनके दोस्त हैं तो इनकी कार में लिफ्ट लेकर ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो इनके कन्वीनियंस अलाउंस के पैसे भी बच जाते हैं। मतलब बताने का मतलब ये है कि अलाउंस एक कैश अमाउंट है जो एक्सपेंस इनकर होने से पहले आपको दिया जाता है। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उस एक्सपेंस को खर्च करें या ना करें, आपके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। खर्च करें तो भी अलाउंस है, ना करें तो भी अलाउंस है। सैलरी का क्या बनेगा? पार्ट बनेगा। अलाउंस मिलने के बाद खर्च करना या ना करना प्योरली किसका इख्तियार है? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर उसको फोर्स नहीं करेगा कि भाई मैंने तुम्हें अलाउंस दिया तो तुमने खर्च क्यों नहीं किया। तो अलाउंस इज अ, जुमला सुनेगा, अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट। क्या? अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट।
इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्या? अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यानी अलाउंस फिक्स है, चाहे आपने असल में खर्चा किया हो या ना किया हो, कम किया हो, ज्यादा किया हो, ठीक है। अलाउंस हमेशा फिक्स अमाउंट की शक्ल में ही मिलेगा। लेकिन परक्विजिट इज एनी आइटम, परक्विजिट या तो कोई चीज आपको दी गई है, रिहाइश अकोमोडेशन दी गई, या आपको कंपनी मेंटेन्ड कार दी गई, आपको लंच दिया जा रहा है, आपको मेडिकल फैसिलिटी, अलाउंस नहीं, अलाउंस तो अमाउंट, मेडिकल फैसिलिटी दी, इलाज मुआवजे की सहूलत दी जा रही। तो अलाउंस, परक्विजिट क्या है? कोई भी आइटम है, इन काइंड हो सकता है, ठीक है। तो परक्विजिट इज एनी आइटम प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन काइंड और कैश रीइंबर्स फॉर, या फिर परक्विजिट ये है कि आपने पहले अपनी जात पे खर्चा किया, बाद में उसकी रीइंबर्समेंट किससे ले ली। तो अब आप बोलेंगे सर परक्विजिट में तो कैश आ गया ना। हाँ, लेकिन परक्विजिट में वो कैश आया जिसमें खर्चा हो चुका है और बाद में उसकी रीइंबर्समेंट, या डायरेक्ट आपका खर्चा कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। इट मींस उस केस में खर्चा भी हो रहा है। जहां पैसे मिलने के बाद खर्च करना या ना करना आपका इख्तियार बन गया, वो अलाउंस होगा। समझे? परक्विजिट में अगर कैश मिला है तो वो आपकी अपर खर्च भी हुआ है, चाहे पहले आपने अपनी जेब से खर्च कर दिया हो और बाद में रीइंबर्स कर लिया हो, या वो खर्चा डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। रेसिप्ट की डेफिनेशन याद कर लें, एनी अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। तो जो बिहाफ ऑफ द पर्सन यही है ना कि आपकी खर्चा आपका था, पे किसने कर दिया? एम्प्लॉयर। तो उसका बेनिफिट भी किसको मिला? आपको मिला, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी अल्फाज हैं, अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वेयर एज परक्विजिट इज एनी आइटम प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन काइंड और कैश रीइंबर्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय अदर देन फॉर, हाँ इसमें वो खर्चा शामिल जो ऑफिस के कामों के लिए रीइंबर्स किया जाए। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऑफिस के काम के लिए आप अपनी जेब से पैसे दे देते हैं, बाद में ऑफिस वाले वो उसको रीइंबर्स कर देते हैं। तो आपको ऑफिस वालों ने भेज दिया किसी काम पर, तो आप अपनी बाइक पर चले गए, तो फ्यूल तो खर्च हुआ ना आपका, लेकिन ये फ्यूल खर्च कौन से काम में हुआ? तो बाद में उन्होंने आपको फ्यूल के, तो ये अब आपकी सैलरी नहीं है। क्यों? ऑफिस पर्पस के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे रुक के बता दूं, लास्ट क्लास में समझाया था, अगर आपको ऑफिस के कामों के लिए अलाउंस मिलता है, अलाउंस का मतलब पहले पैसे मिलते हैं, फिक्स अमाउंट मिलता है हर महीने या सैलरी का, तो फिर इसको सैलरी ही समझा जाएगा। या फिर कोई भी अमाउंट जो आपको दिया गया हो और आपने उसको पूरी तरह ऑफिस के कामों पे खर्च, उसमें से कुछ जो बच गया वो भी आपकी सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। ये दो बातें बड़ी अहमियत रखती हैं, पास पेपर्स भरे पड़े हैं इनसे, ठीक है। की पॉइंट दिमाग में बैठाते जाएंगे ना तो आपके लिए आगे सॉल्व करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। खैर, अब नीचे आप क्या पढ़ लें? एग्जाम्पल्स। किस चीज की एग्जाम्पल्स? परक्विजिट्स की। नंबर 1, मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली, और जाएं सीएफओ वाले क्वेश्चन में देखें, मोटर व्हीकल प्रोवाइड किया गया था, कंपनी मेंटेन्ड कार, जवाब दें। 45 लाख रुपए मैंने कार की कॉस्ट अज्यूम की थी और उसका मैंने 5% निकाल कर, जाएं चेक करें, नहीं मिल रहा। अरे ये रहा भाई, ये रहा, मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या है कॉन्सेप्ट है ये? कार
यहां पर कंपनी ने कार एम्प्लॉय को दे दी है, उसको मालिक बना दिया है, या कंपनी ने एम्प्लॉय को कार यूज करने के लिए दी है? तो अब यहां 3 बेनिफिट है, 3 in 1 इसमें। एक कार, दूसरा कार का फ्यूल, तीसरा उसका रिपेयर एंड। इन तीनों के बेनिफिट को 5 या 10% के बराबर अज्यूम किया गया है। ये मैं खुद बोल रहा हूं या ये 5 या 10 मैं कहीं से कोट कर रहा हूं लॉ से? तो इस बेनिफिट को 5 या 10% के बराबर अज्यूम किया गया है। 5 या 10% किसका? कार की कॉस्ट का। कॉस्ट किसने बेयर की होगी? एम्प्लॉयर ने। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने कार जितने की खरीदी थी, एम्प्लॉयर कंपनी जिसने कार खरीदी और यूज करने के लिए किसको दी, तो उस कॉस्ट का 5% या 10%, या आगे टॉपिक आ रहा है दोबारा से, 5 या 10% आपकी सैलरी का। अब कब 5 बनेगा और कब 10 बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। यानी इसका मतलब कार का 1 साल का यूजेज का बेनिफिट जो है, जो कंपनी की वजह से किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। उस बेनिफिट को 5 या 10% के बराबर अज्यूम किया जा रहा है और सैलरी का पार्ट माना जा रहा है। समझे बात या नहीं? अच्छा, उसके बाद सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर एंड अदर मुलाजिम। ये कौन सर्विसेज दे रहे हैं? घरेलू मुलाजिमीन। किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉय को। लेकिन या तो इनकी सैलरी डायरेक्टली कौन पे कर रहा है, या फिर रीइंबर्समेंट कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर। यानी पहले आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं, बाद में एम्प्लॉयर से रिकवर कर रहे हैं, या फिर आपका एक्सपेंस डायरेक्टली कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई एक्सपेंस आपका कौन पे करेगा, तो उसको यूं समझा जाएगा कि पहले उसके पैसे आपकी जेब में आए, फिर आपकी जेब से जाकर क्या हुए? खर्च हो गए। रिसिट की डेफिनेशन की वजह से। ये पॉइंट याद है ना? चले, तो ये भी मैंने पॉइंट आपके सामने कल रखा था, देख लें आप, अगर आप भूल गए हो तो देख लें जरा। सैलरी ऑफ ड्राइवर 6 लाख, सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट 12 लाख। तो क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे? कि या तो ये 6 लाख रुपए एम्प्लॉय अपनी जेब से दे रहा है, बाद में कंपनी रीइंबर्स कर रही, तो भी परक्विजिट। आवाज नहीं आई? या फिर ये 6 लाख रुपए डायरेक्टली कंपनी एम्प्लॉय के ड्राइवर को दे रही है, यानी वो ड्राइवर किसने फैसिलिटेट करके दिया हुआ है? कंपनी। तो दोनों सूरतों में फायदा तो है ना। वो ड्राइवर किसके इस्तेमाल में आ रहा है? एम्प्लॉय के। अगर जाती इस्तेमाल में आ रहा है तो बेनिफिट है, सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ये घरेलू मुलाजमीन किसको सर्विस दे रहे हैं? एम्प्लॉय को। लेकिन अगर इनकी पेमेंट कौन कर रहा है, तो फिर ये भी आपकी सैलरी का पार्ट समझा जाएगा। आगे बढ़ जाते। यूटिलिटीज, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड आपके घर का बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस लगाते रहो, घर का राशन, सब कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर। सही है? अगर ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी वैल्यू वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी आपके बिल्स पे कर रहा है, जो भी आपके बिल्स की अमाउंट होगी, वो आपकी सैलरी का, यानी अगेन ये समझा जाएगा ये पैसे पहले आपकी जेब में आए, फिर आपकी जेब से गए। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? आपकी जेब में नेट इफेक्ट 0 है, लेकिन रिसिट के लिहाज से ये पहले इनफ्लो है, फिर आउटफ्लो। ठीक है? उसके बाद डी पॉइंट, एनी क्या होती है? ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी। तो ऑब्लिगेशन किसकी लिखी हुई आ रही है? ऑब्लिगेशन किसकी है? एम्प्लॉय की। इज वेव्ड बाय द टू द एम्प्लॉयर, यानी ये लायबिलिटी है किसकी?
किसकी तरफ? एम्प्लॉयर की तरफ। माफ किसने कर दी? तो अब ये माफी भी सैलरी का क्या मतलब सर? आपने अपने एम्प्लॉयर से क्या लिया था? लोन लिया था। किसने? एम्प्लॉय ने। तो ये लायबिलिटी किस पर थी? किसको सेटल करनी थी? एम्प्लॉयर ने माफ कर दी। क्या बनेगा? जो लोन का अमाउंट वेव हुआ है, आपकी सैलरी से डिडक्ट नहीं हुआ, या आपने खुद अपनी जेब से वापस, तो अब वो आपकी जेब में बच गया ना। जिस वक्त लोन लिया था उस वक्त सैलरी बना था क्या? नहीं। लेकिन अब वो लोन की, उसका लोन का स्टेटस चेंज हो गया। अब उसको लोन के बजाय क्या मान लिया गया? सैलरी मान लिया गया। किस सूरत में? माफ होने की सूरत में। समझे पॉइंट या नहीं? तो लाइबिलिटी किसकी थी? एम्प्लॉय की। किसकी तरफ थी? एम्प्लॉयर की तरफ। माफ किसने कर दी? एम्प्लॉयर। ठीक है। ई पॉइंट, एनी, आवाज ही नहीं आ रही, एनी पॉइंट तो सेम है सर, फर्क क्या है सर? ये जो ऊपर ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉयर की तरफ थी, ये अनदर। तो इसका मतलब इधर भी एग्जांपल ले लें, लोन लिया किसने? एम्प्लॉय ने। किससे? बैंक से। तो ये सेटल किसने करना था? एम्प्लॉय ने। लेकिन सेटल किसने कर दिया? और एम्प्लॉय से कुछ भी वसूल। तो अब पेमेंट हुई है किसके बिहाफ पर? एम्प्लॉय के बिहाफ पर। किसने की है? जिससे एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन क्या हो रही है? खत्म हो रही। और अगर ये ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो रही है तो फिर ये बेनिफिट नहीं है। क्यों भाई? लोन था बैंक की तरफ, पे किसने कर दिया? अब ये पैसे मैंने एम्प्लॉयर को देने, तो फिर तो ये बेनिफिट नहीं है ना। पक्का कंफर्म। लेकिन हाँ, अगर लोन था बैंक की तरफ, पे कर दिया किसने? और एम्प्लॉयर अब मेरी सैलरी से कुछ भी डिडक्ट या मुझसे पैसे, तो अब ये क्या है? बेनिफिट, सैलरी का पार्ट बनेगा जी। ऑब्लिगेशन, एनी ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट भी देखें, क्या इंटरेस्ट की पेमेंट लायबिलिटी नहीं होती? यस सर। आपके घर का, चलें बहुत मिसालें हैं इसके अंदर, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, आपकी जाती गाड़ी है, प्रॉपर्टी के ऊपर 1 साल पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स इज नॉट इनकम टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब है प्रॉपर्टी होने की वजह से आप टैक्स हैं। पाकिस्तान में इतनी वैरायटी ऑफ टैक्सेस हैं, आप सुनेंगे परेशान हो जाएंगे। एक टैक्स का नाम है प्रोफेशनल टैक्स। कौन सा टैक्स? क्या है पता है? आप कौन है? डॉक्टर। कौन है? बस टैक्स दें इस बात पर। आप कौन है? इंजीनियर। लाएं टैक्स दें इस बात पर। आप कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाएं टैक्स दें इस बात पर। आप क्या कमाते हैं वो तो इनकम टैक्स है। आपका क्या? बस प्रोफेशन होने पे टैक्स दें, बिजनेसमैन होने पे टैक्स दें। गलती कर दी आपने पढ़ लिख कर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपसे सिंध हुकूमत हर साल, अब सिंध हुकूमत है ना, तो यहां तो सारे हिसाब किताब बन जाते हैं, ना देकर ले देकर, है ना। तो सिंध हुकूमत है, यहां तो चल जाता है, इसलिए लोगों को, कसरत से लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन कानून में तो कानून है ना। फिर कानून की बात करेंगे तो हम हर चीज ईमानदारी से क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो कानून में तो आप प्रोफेशनल टैक्स, अच्छा प्रोफेशनल टैक्स किस पर है? एम्प्लॉय पर। किसकी ऑब्लिगेशन है? किसको पे करना है? सिंध गवर्नमेंट को। पे किसने कर दी? तो अब आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। आपके व्हीकल के ऊपर एनुअल टोकन टैक्स, गाड़ी का सालाना टैक्स देना होता है। गाड़ी रखने का टोकन टैक्स, वो किसकी ऑब्लिगेशन है? उस शख्स की जो गाड़ी का मालिक है। अगर एम्प्लॉय गाड़ी का मालिक है तो किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने। तो फिर ये भी बेनिफिट आपकी सैलरी का। घर का प्रॉपर्टी टैक्स, कि अगर प्रॉपर्टी एम्प्लॉय की खुद की थी तो उसकी वो पे करना किसकी ऑब्लिगेशन था? एम्प्लॉय की। लेकिन पे किसने कर दिया? अब ये मत बोलिएगा कहां मिलेगा ऐसा एम्प्लॉयर।
ठीक है ना, ये नहीं कहना, ठीक है। जवाब है किताबों में। क्या जवाब है? किताबों में। जबरदस्त। तो एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू अनदर पर्सन इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। आपका सवाल रह गया, लेकिन सवाल हो गया? अच्छा, जवाब भी हो गया। चलें, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शाबाश। हाउसिंग और रिहाइश दी हुई है। घर भी एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर ने दी हुई है, नौकर भी एम्प्लॉयर ने दिए हुए हैं, बिजली गैस का बिल भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद तो फिर एम्प्लॉयर कौन हुआ? एम्प्लॉयर कौन हुआ? चले जाने दें, फिर बात कहीं और निकल जाए। फेयर मार्केट वैल्यू of any property transferred or any service provided to an employee as reduced by any payment made by employee in the respect। इसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल फिट होती है। आपको कोई चीज़ दे दी गई, यानी आपको ट्रांसफर लफ्ज जहाँ है ना, ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या है? आपको उसका ऑनर बना दिया। तो अगर आपको गाड़ी का ऑनर बना दिया गया तो गाड़ी की पूरी फेयर आपकी सैलरी का। हाँ, अगर आपने उसके लिए कुछ पेमेंट की है तो क्या कर लें? माइनस कर लें। मान लें कंपनी ने आपको, जो कार आपके यूज में थी, ऐसा होता है ना बाज़ दफ़ा, 3 साल तक जो कार यूज में थी, उन 3 साल तक कार का मालिक कौन था? एम्प्लॉयर। 3 साल पूरे होने पर आपको एम्प्लॉयर कह रहा है इस कार को आप खरीद लो, लेकिन आपको जिस प्राइस पे वो प्रोवाइड कर रहा है वो मार्केट वैल्यू से कम है। मान लें कार की मार्केट वैल्यू है 18 लाख और आपको ये कार मिल रही है 12 लाख की, तो बेनिफिट हुआ कितना? 6 लाख का। इस बेनिफिट को क्या करेंगे? सैलरी का पार्ट बनाए। और अगर पूरे 18 लाख रुपए वो आपसे रिसीव नहीं कर रहा तो फिर पूरे 18 लाख क्या बन जाएंगे? ठीक है। तो अब यही बात मैंने अपनी एग्जाम्पल में यहां कवर की थी ना। देखें, ये अलग से हमारा चैप्टर भी है, टॉपिक भी है, लेकिन ये इस बात को कवर करता है, बेनिफिट अंडर ईएसएस। और से देखें क्या दिया यहां पर कंपनी ने आपको? अपनी कंपनी के शेयर्स। कितने शेयर्स दिए? किस हैसियत से? एम्प्लॉय की हैसियत से। जिस वक्त शेयर इशू किया उस वक्त एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्या अज्यूम की मैंने? 250 रुपए। आपने ये शेयर कितने का खरीदा? तो क्यों 250 वाली चीज आपको 100 की मिल रही है? एम्प्लॉय होने की वजह से। तो एम्प्लॉय होने की वजह से आपको पर शेयर कितना फायदा हो रहा है? वो 150 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। समझे बात या नहीं? यहां तक क्लियर सबको? अच्छा जी, अब यहां से एक स्पेशल बात शुरू है। इसको ज़रा आपने पढ़ना है। देखें आपकी अपनी पढ़ने और समझने की सलाहियत कहाँ तक पहुंची। तो एच पॉइंट आपने पढ़ना है। सर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम, लिखना उससे भी मुश्किल काम, पढ़े रहना सबसे आसान काम, पढ़े पढ़े मोबाइल फोन यूज करना उससे भी आसान काम।
जी पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या आप बतौर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से लोन ले सकते हैं? आवाज नहीं आई। तो लोन लेंगे और लोन वापस कर देंगे, ये तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। हाँ, अगर एम्प्लॉयर आपको लोन क्या कर दे तो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर यानी यहाँ पर जो है कानून एक बात और कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब कर्जा तो आपने लिया और कर्जा आप वापस भी करेंगे, ठीक है, ये तो बेनिफिट नहीं हुआ फिर। लेकिन वो जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, ये तो बेनिफिट है ना। क्योंकि अगर सिमिलर लोन आप किसी बैंक से लेते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो यहां पर कानून इंटरेस्ट की सेविंग को भी क्या अज्यूम कर रहा है, बेनिफिट, और कह रहा है इसको भी सैलरी मानो। लेकिन ये पैकेज टैक्स के कानून में कब से इंट्रोड्यूस हुआ? 1 जुलाई 2002 और उसके बाद से, यानी टैक्स ईयर 2003 से। यानी अगर आपने किसी एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है 1 जुलाई 2002 से भी पहले का, और वो आज भी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, और उस पर आप कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते या इंटरेस्ट पे करते हैं तो 10% से, इन दोनों सूरतों में कोई बेनिफिट कंसीडर किया नहीं जाएगा। ये स्कीम, ये रूल, ये कानून उन लोन्स पे अप्लाई होगा, शाबाश बोले, जो 1 जुलाई 2002 या उसके बाद लिए जा रहे हैं। तो पहली बात, जो आप लॉ पढ़ रहे हैं वो उन लोन्स पे एप्लीकेबल जो 1 जुलाई 2002 से, यानी 30 जून 2002 तक जिसने अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लिया विदाउट इंटरेस्ट, उस केस में कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट अज्यूम किया। लेकिन जो लोन्स 1 जुलाई 2002 या उसके, उस पर इंटरेस्ट का बेनिफिट अज्यूम किया जा रहा है। कितना अज्यूम किया जाएगा? 10%। 10% मेरी तरफ से नहीं, लॉ की तरफ से। लॉ ने इस 10% को क्या नाम दिया? बेंचमार्क रेट, यानी एक स्टैंडर्ड रेट मान लिया खुद से 10%। मान लीजिए, मैंने शायद मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल भी यहां कवर की हो, हाँ ये रहा एग्जाम्पल, मैंने कवर की थी आपके सामने। बेनिफिट ऑफ, मैंने क्या कहा, एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय ने कितना लोन लिया? 5 मिलियन, 50 लाख। कब लिया? 1 जनवरी को। कब लिया? ये मेरी अजम्पशन थी ना, मैंने बताया आपको। कब लिया बताएं? 1 जनवरी से लेकर 30 जून। ईयर एंड कट ऑफ पॉइंट तो क्या बनेगा? 30 जून, क्योंकि टैक्स ईयर 30 जून पे एंड हो रहा है। तो 1 जनवरी से 30 जून कितना अरसा हुआ? 6 महीने। तो इंटरेस्ट का बेनिफिट कितने महीनों के बराबर अज्यूम करें? 6 महीने। तो अब जाहिर सी बात है, इस 5 मिलियन पर एक्चुअली तो आपको कोई इंटरेस्ट देना, तो लॉ कह रहा है कि इस 5 मिलियन पर आप इंटरेस्ट बेनिफिट कितना अज्यूम करो। तो और आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट्स नॉमिनल होते हैं, मतलब पूरे साल के लिए डिफाइन होते हैं। तो इस 5 मिलियन का 10% पूरे साल का इंटरेस्ट समझा जाएगा। लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है इस टैक्स ईयर में? 6 महीने। तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 5 मिलियन पर जो 6 महीने के इंटरेस्ट की हमें बचत हुई है, वो बेंचमार्क रेट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए की बचत के बराबर है। वो बेनिफिट 2.5 लाख के बेनिफिट के बराबर है, और उस बेनिफिट को हमने अपनी सैलरी का पार्ट अज्यूम किया। तो हर चीज जो आपके सामने आ रही है वो इस स्ट्रक्चर में तकरीबन मैंने कवर की हुई। अब वो 2 किस्म के लोन की बात करता है, एक इंटरेस्ट फ्री लोन, दूसरा कंसेशनल लोन। क्या? यानी टैक्स लोन पर बनने वाले इंटरेस्ट को बेनिफिट कब मान रहा है? जब वो इंटरेस्ट हो ही ना, जब आपका एम्प्लॉयर आपको लोन दे लेकिन इंटरेस्ट चार्ज ही ना करे, तो ऐसा इसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्ट चार्ज तो कर रहा है लेकिन लोअर देन बेंचमार्क रेट 10% से, तो भी इसको बेनिफिट समझा जाएगा। मतलब आपका एम्प्लॉयर
आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 8% से, तो बेंचमार्क रेट से कितना नीचे चार्ज किया? तो ये 2% अब आपके लिए बेनिफिट समझा जाएगा, आपकी सैलरी का पार्ट माना जाए। पक्का? पॉइंट क्लियर है या नहीं है? आइए पढ़ के देखते हैं। लोन ऑब्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2002 which is interest free or at a rate lower than benchmark rate। या तो वो लोन इंटरेस्ट फ्री है, यानी उस पर इंटरेस्ट है ही नहीं, 0% इंटरेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट तो है लेकिन 10% से कम है। 10% लिखा हुआ है ना। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रेट 8% फॉर एग्जाम्पल एंड द बेंचमार्क रेट 10%, तो बेनिफिट कितना हुआ? 2%। shall be included in his taxable salary। तो जो डिफरेंस है फिर वो सैलरी का, अगर मैं कहूं एक्चुअल रेट कितना है 0, तो बेंचमार्क रेट कितना है 10%, तो डिफरेंस कितना हुआ 10%। पूरा 10% सैलरी का पार्ट बन जाए नहीं? बेंचमार्क रेट कितना है? कल अगर इसको बढ़ा के 20 कर दें तो 20, अब तक तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या पता मुल्क के हालात तब्दील होने पर, बीच में इतने सारे हालात तब्दील हो गए लेकिन ये कई सालों से तब्दील नहीं हुआ अब तक। हालांकि हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट 22% 24% तक चला गया था, फिर भी इसको तब्दील नहीं किया गया। अब फिर हर कहानी की एक्सेप्शन, सारा मसला है एक्सेप्शन याद रखना। इम्तिहान ही किस चीज़ का है? सर इम्तिहान खुद एक्सेप्शन, और उससे बढ़कर एक्सेप्शन हम खुद हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं और हम चाहते हैं कि एक्सेप्शन वाला रिजल्ट आ जाए। क्या मतलब? हम पढ़े भी ना और पास हो जाए, ये एक्सेप्शन। द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन द, यानी क्या मतलब? दिस प्रोविजन, ये कानून, ये रूल अप्लाई नहीं होगा इन 2 केसेस में। जरा पढ़ के देखिए, समझिए, बताइए कि क्या मतलब है इस बात का। आपकी समझ, आपकी पढ़ने लिखने की सलाहियत कितनी आगे पहुंची? चलें जी, बताइए जरा क्या समझ में आया? वो कहता है अगर लोन का अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा, तो फिर हम बेनिफिट को अज्यूम नहीं करेंगे। यानी अगर 10 लाख तक लोन इंटरेस्ट फ्री मिला है या कंसेशनल रेट पे मिला है लोअर देन, तो किसी बेनिफिट को सैलरी का पार्ट बनाने की जरूरत है या नहीं? चलें, 2 एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 50 लाख का। कब लिया? 1 जनवरी को, जो कि इंटरेस्ट फ्री था। क्या करें बताएं? 50 लाख का 10% निकला, कितना बना? 5 लाख, 2.5 लाख। 50 लाख का 10% 5 लाख, फिर 1 जनवरी टू 30 जून मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, क्या बना? 2.5 लाख। इनकी सैलरी का, इन्होंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 10 लाख, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन था। अब हमें किसी अमाउंट को सैलरी का पार्ट बनाने की, अच्छा 30 जून पर एक काम और हो गया,
30 जून पर इनके एम्प्लॉयर ने इनको 50 लाख में से 25 लाख का कर्जा क्या कर दिया, माफ कर दिया, और इनको 10 लाख का कर्जा माफ कर दिया। अब क्या करें? ये एक बेनिफिट हुआ या दो बेनिफिट हुआ? एक तो इंटरेस्ट चार्ज ना करना भी बेनिफिट है और लोन माफ करना अलग से बेनिफिट है। जवाब दें। अब हाँ, अब सैलरी का पार्ट बनेगा पक्का? क्या इनके केस में सैलरी का पार्ट क्या बनेगा? आपके केस में 10 लाख। चलें अब देखें, अब आई कैप क्या करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को किस तरह चैलेंज करता है। अब इसको तो हम करते हैं साइड पर, 10 लाख वाले केस को लाते हैं वापस। इन्होंने कितना लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से? 10 लाख। मैंने जो केस बताया उसमें वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, तो इंटरेस्ट का तो कोई बेनिफिट हमने कंसीडर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? 10 लाख से एक्सीड नहीं करता। पक्का? कंफर्म? और फिर 10 लाख अगर क्या हो गए या 1 लाख भी माफ हो गए तो भी जो जितना बैलेंस माफ हुआ है वो सैलरी का। पक्का? लेकिन अब जरा सिनेरियो में चेंज करता हूं। इन्होंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, कितना? 10 लाख। कितने परसेंट रेट पर? 5% रेट पर। यानी क्या अब एम्प्लॉयर इनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? आवाज नहीं आ रही। चार्ज कर रहा है बेंचमार्क रेट के बराबर या उससे लोअर? तो अब क्या कोई बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनेगा? अब भी नहीं बनेगा। लेकिन क्या इन पर 5% इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है? वो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो इनको एम्प्लॉय को पे करना है। अब अगर एम्प्लॉयर बतौर एम्प्लॉय इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को पे करना है, अब अगर एम्प्लॉयर 10 लाख भी माफ करे और 10 लाख पर 5% बनने वाला, तो क्या होगा? तो अब प्रिंसिपल भी सैलरी का और इंटरेस्ट भी, क्योंकि यहां तो अब एम्प्लॉयर ने वो इंटरेस्ट माफ किया है जो एक्चुअली इंटरेस्ट है, जो इनको पे करना था। क्लियर है बात या नहीं? तो एग्जामिनर क्या करता है, एक्सेप्शन में आकर एक ऐसा सिनेरियो बनाता है जो एक्सेप्शन से हट करो। उसमें हमें अपनी नॉलेज अप्लाई करके देखनी होती है कि भाई 10 लाख तक जो लोन था उस पे इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन होने का बेनिफिट तो अराइज नहीं हुआ, तो अब मुझे 10 और 5 का डिफरेंस और सैलरी का पार्ट नहीं बनाना, क्योंकि लोन का साइज 10 लाख से एक्सीड नहीं करता। हाँ, अब अगर लोन क्या हो गया, माफ हो गया, तो लोन मुझ पे क्या था? और लॉ कहता है एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स एम्प्लॉयर वेव्ड बाय एम्प्लॉयर, सैलरी का पार्ट। अब क्या 5% भी इंटरेस्ट देना था, तो वो 5% इंटरेस्ट भी क्या था? ऑब्लिगेशन था। अगर वो ऑब्लिगेशन भी क्या हो गई, तो अब सैलरी का क्या बनेगी? पक्का ना? कंफर्म या नहीं? क्या कहते हैं आप? चलो, उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है? आवाज नहीं आई। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। सेकंड पॉइंट, चलिए देखें। सवाल, एम्प्लॉयर, हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयर है, वो इनको लोन दे रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। वही एम्प्लॉयर सेम इदारे के अंदर उनको लोन दे रहा है,
इंटरेस्ट, जुमला सुनिएगा, उनको लोन दे रहा है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इनको लोन दे रहा है, इनको लोन दे रहा है, इनको लोन दे रहा है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा। तब ये परेशान है यार, इस मेहरबानी की आखिर क्या वजह है यार, इससे भी चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, उससे भी चार्ज कर रहा है, इससे भी चार्ज कर रहा है, किसी को छोड़ ही नहीं रहा, ये मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है, सवाल ये। तो दिन भर बेचारा परेशान रहा है कि यार ये मेहरबानी आखिर हो क्यों रही है। फिर सोचते 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 उसको बोलो याद आया, या इसके किसी जानने वाले ने बताया, अरे भाई मेहरबानी की वजह यह है कि याद करो तुमने भी एम्प्लॉयर के पास कुछ सेविंग रखी हुई है, किस शक्ल में, प्रोविडेंट फंड की शक्ल में, और तुमने प्रोविडेंट फंड का फॉर्म फिल करते वक्त लिखा था कि मैं अपने एम्प्लॉयर से इस बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। इसका मतलब अगर आपका जो बैलेंस कहां पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयर के पास, जो आपको कब मिलेगा, रिटायरमेंट के वक्त, उस पर अगर आप अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे और बदले में आपका एम्प्लॉयर आपको लोन पर इंटरेस्ट चार्ज, तो फिर ये बेनिफिट से बेनिफिट कैंसिल अज्यूम किया जा रहा है और कोई बेनिफिट सैलरी का पार्ट। तो वो कहता है वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर, ये मेहरबानी अगर आपने एम्प्लॉयर ने, आपके एम्प्लॉयर ने आप पर इसलिए की है, ड्यू टू द, क्योंकि आपने वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉय ऑन हिज अकाउंट, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपने अकाउंट पर, अपनी सेविंग बैलेंस पर, जो किसके पास पड़ा हुआ है, जिस पर इंटरेस्ट पे करने की लायबिलिटी किस पर है, वो एम्प्लॉय ने किसको माफ की हुई है। तो अब बदले में एम्प्लॉयर उस मेहरबानी की वजह से, मेहरबानी क्या कर रहा है कि आपको लोन देते वक्त इंटरेस्ट चार्ज बाकी सारी दुनिया से चार्ज कर रहा है। तो फिर इस केस में लॉ ये कह रहा है कि हम इस बेनिफिट को अज्यूम नहीं करेंगे और सैलरी का पार्ट, अब भले लोन का साइज 1 मिलियन से ज्यादा ही क्यों ना हो। क्लियर चल रहे हैं भाई, पक्का, चलिए कंफर्म, देख लें, सोच लें। इन्होंने एम्प्लॉयर से लोन लिया 5 मिलियन का, इन्होंने एम्प्लॉयर से लोन लिया 5 मिलियन का, लेकिन इन्होंने एम्प्लॉयर को अपने अकाउंट पर, अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट पे इंटरेस्ट क्या किया हुआ है, माफ किया हुआ है। तो अब जो इंटरेस्ट फ्री लोन इनको मिला है उसका बेनिफिट इनकी सैलरी का पार्ट बनेगा? नो, नहीं बनेगा। इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड पर इंटरेस्ट माफ नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन ले लिया है, कितना, 10 लाख का। अब भी सैलरी का पार्ट, क्यों, क्योंकि लोन का साइज ही 1 मिलियन से एक्सीड, छोटी छोटी बातें दिमाग, सिनेरियोस बनाते जाएं, क्लियर होते चले जाएंगे। समझे बात या नहीं? क्लियर होने पे ही वापडा वालों को एतराज हो गया, वो कह रहे हैं ऐसे कैसे, वो आईकेएफ से मिले हुए। ठीक है जी, चलें। वो कहता है, किताब कहती है जिन बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रोविडेंट फंड का पता नहीं है, वो ये लाइन पढ़ सकते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या है, एनयूटी क्या है, अब देखिए हम कैसे समझाना पड़ेगा। एनयूटी, एनयूटी क्या होती है, सीरीज ऑफ पेमेंट। उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, हर साल के एंड पर, हर क्वार्टर के एंड पर, हर 6 मंथ्स के एंड पर, हर मंथ के एंड पर, नॉर्मली साल के एंड पर आप पैसा एक अकाउंट में डिपॉजिट करते, क्या लगता है उस पर, इंटरेस्ट। फिर वो पैसा आगे बढ़ता है, उसमें एक पेमेंट और आ जाती, करते 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 10 साल, 20 साल, 25 साल के एंड पर वो रकम क्या हो जाती है। तो प्रोविडेंट फंड की रकम जमा हो रही है किसके पास, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय को कब मिलेगी, रिटायरमेंट के वक्त। उस पर इंटरेस्ट पे करने की ऑब्लिगेशन किस पर है, एम्प्लॉयर पर। लेकिन अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को वो इंटरेस्ट क्या कर दे, वेव कर दे, और फिर बदले में जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से क्या ले, लोन ले, और वो लोन इंटरेस्ट, तो फिर उसका बेनिफिट सैलरी का पार्ट अज्यूम। क्लियर है सबको या नहीं, कंफर्म? अच्छा, अब इसके बाद जो एक लाइन लिखी हुई है,
पेज नहीं पलटिएगा, नीचे लाइन लिखी होगी, अब इधर नहीं लिखी हुई, शायद आपकी किताब में नीचे यूटिलाइजेशन ऑफ लोन लिखा होगा, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। इसको पढ़ के समझा दें तो आज का टॉपिक मेरा मुकम्मल तौर पे कवर हो जाएगा। नहीं, बताइए, यूटिलाइजेशन ऑफ लोन कहाँ है किताब? किताब ही नहीं मिल रही, ईद अब खत्म हुई है। चले शुक्र है ईद खत्म हो गई। हाँ, बकरा ईद आएगी। बकरा ईद का मतलब बकरे की ईद आएगी, हैं? ऑनलाइन अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। जहाँ से दिल करे मंगवा लो, क्या टेंशन है यार। जहाँ से आपका, अगर ऑनलाइन मंगवाओ तो 3-4 लोग मिलके मंगवा लेना, ताकि वो जो शिपिंग कॉस्ट हो वो सब में बराबर तकसीम हो जाए, वरना हिसाब किताब वही पड़ेगा। ठीक है, तो एक किताब 1 केजी की थोड़ी है कोई, नहीं, 2 किताबें तो एक शिपिंग में आ जाएंगी मेरे ख्याल से। एक और सिस्टम भी होता है, टीसीएस से मत मंगवाओ ना, टीसीएस वालों से नहीं मंगवाओ। कहाँ से मंगवाओ? माशाल्लाह, वेबसाइट से मंगवाओ, बेहतरीन बात। टीसीएस कोरियर है बेटा, वेबसाइट से मंगवाओगे तो भेजेगा तो तुम्हें कोरियर के थ्रू ना। जो प्राइवेट कोरियर कंपनीज हैं, टीसीएस, लियोपर्ड, उनसे तो महंगा ही पड़ेगा आपको ये। ठीक है, सस्ता ऑप्शन क्या है? सस्ता ऑप्शन है ये जो क्या कहते हैं, बसेस चलती है ना, जो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, उसमें फिर वो एक पैकेट बनकर आ जाता है सामान, ट्रांसपोर्ट वालों के पास से मिल जाता है। वो एक बंदा हिम्मत करेगा वहाँ से सबका पैकेट बनवा के उठाएगा और सबको बांटेगा। वो अपना फिर उसके अंदर हिसाब किताब बना लेगा। हाँ, अब देखा, अब मैं एक काम कर लूँगा, बोला एक बर्गर तो आ जाएगा, परक्विजिट। ठीक है जी, अब आपके सामने है ये सवाल, देखिएगा सब लोग। सवाल हम साथ में देखते हैं और ये हिस्सा भी हम कवर करते हैं। और अब देखिएगा प्लीज सब लोग, क्या लिखा हुआ आ रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन टू जनरेट एनी टैक्सेबल इनकम। वालेकुम अस्सलाम। यार 50 लाख का एम्प्लॉयर से लोन क्यों लिया था तुमने? इसके लिए? अरे वाह, जबरदस्त। मैं तो कुछ और जवाब समझा था जी, आपने क्यों लोन लिया था? ये भी बिजनेस कर रहे हैं भाई, माशाल्लाह, सब बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब लोन लेने का कोई मकसद तो होगा ना। तो अब लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने लोन को किसी नेक मकसद में इस्तेमाल किया है, अब लॉ के नजदीक नेक मकसद क्या है? लॉ के नजदीक नेक मकसद शादी नहीं है, लॉ के नजदीक नेक मकसद है टैक्सेबल इनकम जनरेट कर।
क्या करना? टैक्सेबल इनकम जनरेट करना। तो अगर आपने एम्प्लॉयर से, सुन लीजिएगा बात को अब सीरियस होकर, अगर आपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर या कंसेशनल लोन लेकर उसको किसी ऐसी जगह लगाया जहां से आपने कोई इनकम जनरेट की, इसको क्या कहा जाएगा? टैक्सेबल इनकम। यानी आपने लोन लिया, प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदकर रेंट पे दे दी, तो टैक्सेबल इनकम जनरेट हुई कि नहीं हुई? आपने लोन लिया, लोन लेकर आपने उसको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, फिर प्रॉपर्टी बाद में बेच दी, क्या हुआ? फायदा हुआ। आपने लोन लिया, लोन लेकर आपने घी के डब्बे खरीद लिए, आपने कहा घी महंगा होने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, शॉर्टेज होने वाली है, और फिर आपने महंगे डब्बे क्या कर दिए? बेच दिए। क्या हुआ आपको? प्रॉफिट। क्या कमाया आपने? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो कानून तो उसको इनकम की नजर देख रहा है। इट मीन्स अगर आपने लोन के पैसे को इस्तेमाल किया है किसी टैक्सेबल इनकम को जनरेट करने के लिए। अब यहां पे थोड़ी सी बात रोककर इस तरह सोचिएगा, अगर आप यही काम बैंक से लोन लेकर करते, कोई भी बिजनेस जब बैंक से लोन लेता है और उस लोन को कहां इस्तेमाल करता है? बिजनेस में, यानी एम्प्लॉयज की सैलरीज पे करने के लिए, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। जवाब दें। इन्वेंट्री बाय, जवाब दें। कोई एसेट खरीदने, तो क्या वो लोन का इंटरेस्ट एसओसीआई में एक्सपेंस नहीं बनता? जवाब दें। अब तवज्जो वापस लाइएगा। आपने लोन लिया किससे? एम्प्लॉयर से। इंटरेस्ट फ्री लोन था या कंसेशनल लोन था? कहां इस्तेमाल किया? टैक्सेबल इनकम जनरेट करने में। तो अब लॉ ये कह रहा है कि क्योंकि आपने इस लोन को इस्तेमाल किया है टैक्सेबल इनकम जनरेट, तो अब हम आपको अलाउ करते हैं कि उस टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट को क्या मान लें? एक्सपेंस। आप बोले कैसे मान लें? इंटरेस्ट तो क्या है? एक्चुअली तो इंटरेस्ट क्या है? जीरो है ना। लेकिन लॉ कह रहा है जाओ, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं हम कितने रेट पर? बेंचमार्क रेट पर। किस रेट पर? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? भाई मैं अगर बैंक से लोन लेता हूं, बैंक से, एम्प्लॉयर से नहीं, बैंक से लोन लिया मैंने 10% पर, सही है? तो फिर मेरा अकाउंटिंग में एक्सपेंस कितना बनेगा? 10%। पक्का? मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 10% पर, 10 मान लें, 10 लिया 10% पर। अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, 10% पे लोन लिया एम्प्लॉयर से। अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, कंसेशनल लोन है ना, इंटरेस्ट फ्री है ना। कब कहलाएगा कंसेशनल लोन? जब 10 से कम परसेंट पर। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से 10% पे लोन लिया, 12% पे लोन लिया ना, उसको कहां अप्लाई किया? बिजनेस में। उससे क्या जनरेट की? तो अब इनकम के अगेंस्ट ये लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनना चाहिए, जिस तरह बैंक से लोन लेने पे बन रहा था। अब लॉ यहां आपको प्रिविलेज दे रहा है। प्रिविलेज मतलब जो चीज नहीं है उसको भी क्या मान रहा है? एक्सपेंस मान रहा है। पॉइंट समझो आप। लोन लिया आपने अपने एम्प्लॉयर से कितने परसेंट पर? 10% का बेनिफिट उसने कहां ऐड करवा दिया? सैलरी में। वो कहता है जो सैलरी में ऐड हुआ है ना, सुनना जरा बात को, जो सैलरी में ऐड हुआ है वो हम रिवर्स करवा देंगे। दिमाग चलाओ, दिमाग। जो सैलरी में ऐड हुआ है वो, अगर तुम लोन को नेक मकसद में इस्तेमाल करो, नेक मकसद टैक्सेबल इनकम, अगर तुमने इस लोन के पैसों से क्या जनरेट की, तो वो जो तुमने सैलरी में क्या किया है? इजाफा किया है 10% से, वो इजाफा तो हम तुम्हें क्लेम करने की इजाजत देंगे कि तुम उसको लेस करवा लो टैक्सेबल इनकम से, जो उस लोन के पैसों से तुमने क्या किया? जनरेट की। यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्चुअली जीरो होने के बावजूद भी हम तुम्हें इंटरेस्ट क्लेम करने की क्या देंगे? इजाजत। कितने परसेंट पर? बेंचमार्क रेट पर। हालांकि तुमने या तो कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं है, या इंटरेस्ट जो भी दिया है वो 10 से कम परसेंटेज पे। तो बस बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप एम्प्लॉयर से मिलने वाले
दोहराएं दोहराएं, अगर आप एम्प्लॉयर से मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन को इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऐसी, अब टेक्निकल, किसी भी ऐसी टैक्सेबल इनकम जनरेट करने के लिए जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट क्लेम करना भी कानून में अलाउड है। अब देखो नुकात बहुत है सारे के सारे। यानी अगर किसी ऐसी टैक्सेबल इनकम को जनरेट करने के लिए आपने लोन को इस्तेमाल किया है जिसके अगेंस्ट कानून में इंटरेस्ट क्लेम करना सिरे से अलाउ ही, तो वहां तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते। ये थोड़ी थोड़ी बातें क्या करती हैं, तंग करती हैं। इसमें जो अच्छा सुनने वाला होगा, याद रखने वाला होगा, वो कामयाब हो जाएगा। ये मैं जो दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं ये आप नहीं सुन रहे, इसको समझ लें। क्या मतलब, कुछ इनकम ऐसी हो सकती है अगर जिसको कमाने के लिए मैं बैंक से क्या लूं, तो बैंक वाला इंटरेस्ट जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो भी मुझे क्लेम करने की इजाजत नहीं है। मैंने आपको एडमिसिबल डिडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी टैक्स में हम उन्हीं अमाउंट्स को एक्सपेंस मान सकते हैं जिनको क्लेम करने की हमें। तो अगर कोई हेड ऑफ इनकम ऐसा है जो टैक्सेबल तो है लेकिन उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट को एक्सपेंस मानने की इजाजत ही, तो फिर नहीं है ना। फिर तो आप बैंक से ले तो भी नहीं है और एम्प्लॉयर से ले तो भी नहीं। पॉइंट समझ में आया? हाँ, इसका मतलब दो बातें। आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल था, बेनिफिट सैलरी का, फिर आपने उससे क्या जनरेट की, ऐसी टैक्सेबल इनकम जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट को एक्सपेंस मानने की इजाजत है। तो फिर आप एक्सपेंस माने इंटरेस्ट को कौन से रेट पर, भले एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 0 क्यों ना हो। जी, लोन का अमाउंट नहीं, क्योंकि बेनिफिट सैलरी का पार्ट ही नहीं बना। इसमें एक ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा रहा हूं कि क्योंकि आपने वो बेनिफिट जो सैलरी में शामिल समझा है उसी को एक तरह से रिवर्स करवाया जा रहा है। यानी जिन सिचुएशंस में आपने सैलरी में कोई बेनिफिट शामिल नहीं किया तो फिर आप नीचे उसको एक्सपेंस भी मान नहीं सकते। असल में वो उसी की कैंसिल है, एक हेड ऑफ इनकम में ऐड कर दिया और दूसरे हेड ऑफ इनकम से लेस, ताकि इफेक्ट क्या हो जाए, 0। अब ये इसको कहेंगे लॉ की इंटरप्रिटेशन। किसी का ओपिनियन मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है। अब ये कैसे बनता है, वक्त के साथ चीजों को प्रैक्टिस करके। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिल सकता आपको, ठीक है ना। बहरहाल पॉइंट समझ में आ गया। और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो ये एग्जाम्पल इनफ है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। आइए, यहां तक क्लियर सबको? भाई जवाब दीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए जरा, ताकि आज का टॉपिक यहां मुकम्मल हो जाए हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसी किताब में होगा आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर, बोर्ड पे देखिए भाई, मिस्टर ए क्या है, किसके, प्रोवाइडेड द बेसिक सैलरी पर मंथ कितनी है, अलाउंसेस कितने, सैलरी का पार्ट बनेंगे। ये तो सिंपल बात हो गई। तो आज का टॉपिक कहां है, यहां पर है, ये रहा। मिस्टर ए ऑब्टेन्ड अ लोन, कितना, कितना, फ्रॉम हिज, कब, कितने परसेंट पर, बेंचमार्क रेट या लोअर देन बेंचमार्क रेट, बेनिफिट है या नहीं है, कितना है, सैलरी का पहला हिस्सा मुकम्मल। लोन कब लिया जरा डेट देख लीजिएगा। तो बेनिफिट इस टैक्स ईयर में ज़्यादा कितने, 6 महीने का होगा। वेरी गुड, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पर। सैलरी की कहानी यहाँ पर क्या हो गई, एंड हो गई। अब जरा देखिएगा अगली बात, ही, आवाज नहीं आ रही बेटा, ही स्टार्टेड पार्ट टाइम एंड, सही है,
हिज ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून इज, बिजनेस करके उसने रेवेन्यू सेल्स कितनी जनरेट की, और उसके खर्चे एंड एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग, उसके खर्चे इंटरेस्ट के अलावा कितने हैं। तो अब सवाल मेरा आपसे, यहां इसने लोन लिया है अपने एम्प्लॉयर से, कितने परसेंट पे लिया है, तो 8% तो एक्चुअल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब ये अपने इंटरेस्ट का 8% तो अपनी जेब से दे रहा है, यस और नो, और 2% इजाफी वो सैलरी का क्या बना रहा है, तो 8 और 2 मिलके कितने हो गए। तो अब इसको अलाउ है कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 पे क्लेम ना करे बल्कि 10 पे, ताकि जो 2 ऊपर इजाफी ऐड हो रहा है वो 2 8 में जुड़कर नीचे एक्सपेंस बनकर क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। कुछ समझे मेरी बात या नहीं। तो लॉ इसको अलाउ कर रहा है कि अब वो इंटरेस्ट एक्सपेंस 8% पे क्लेम ना करे बल्कि 10% पे क्लेम करे। पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑन 30 जून ही रीपेड द लोन टू द एम्प्लॉयर, और 30 जून को उसने अपने एम्प्लॉयर को लोन क्या कर दिया। तो इसका मतलब लोन तो बेनिफिट नहीं बनाना। अगर लोन ये लिखा हुआ आता 30 जून पर उसके एम्प्लॉयर ने उसको लोन भी वेव कर दिया, तो फिर बेनिफिट, लोन 16 लाख रुपए भी सैलरी का क्या बन जाते, पक्का। कैलकुलेट, आइए इसको क्लोज कर देते हैं जल्दी से, शाबाश। क्या लिखेंगे आप, मिस्टर ए टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर बोलिए, अरे 2026, और कौन सा टैक्स ईयर है। हाँ जी, सबसे पहला हेड कौन सा, इस क्वेश्चन में कितने हेड्स ऑफ इनकम है बताएं, 2, कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है जी। बेसिक सैलरी क्या बताई क्वेश्चन ने आपको, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो जाएगा, 1,200,000। नहीं बेटा, लोन 6 महीने का है, सैलरी तो पूरे, कहाँ से आवाज आई 6 महीने। अच्छा, ये होता है ज्यादा सोचने का ना, जो एग्जाम में जरूरत से ज्यादा सोचता है ना, दूर दूर तक सोच रहा होता है, वो नुकसान में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलाउंसेस। क्वेश्चन में सैलरी की कोई तारीख नहीं दी गई बेटा, क्वेश्चन में लोन की तारीख दी गई, ठीक है। अलाउंसेस कितने हैं, 25,000 पर मंथ। हाँ, अगर क्वेश्चन ने ये लिखा होता कि इसने 1 जनवरी को ही जॉब ज्वाइन की है, बड़ा वैसे कमाल बंदा होगा कि इधर जॉब ज्वाइन करेगा उधर बोलेगा कर्जा भी दे दो मुझे, हैं। बोला सर अभी आप ज्यादा सोच रहे हैं, नहीं मैं सही सोच रहा हूँ। 25,000 मल्टीप्लाई 12, 3 लाख, ठीक है जी। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेनिफिट ऑफ, आवाज नहीं आ रही, बेनिफिट ऑफ कंसेशनल लोन।
कंसेशनल लोन का बेनिफिट, बहुत तवज्जो, 1.6 मिलियन या 1,600,000, बोर्ड पे देखिएगा। ये क्या है? बेंचमार्क रेट। ये क्या है? और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? बेनिफिट। कितना? 2%। लगा 2% किस पर? 16 लाख पर, लेकिन वो बेनिफिट आएगा पूरे साल का 10%। जी, इंटरेस्ट रेट तो नॉर्मल होता है, जो रेट आएगा जब अप्लाई होगा तो आंसर आएगा पूरे साल का। लेकिन हमें कितना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। बताइए क्या आंसर बनता है? 16,000। 16,000। 16,000। सम बताइए जरा। 1,516,000। 15 लाख 16,000। ये कौन सा हेड मुकम्मल हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप लिखेंगे पहले ग्रॉस, शाबाश बोले, ग्रॉस रेवेन्यू। कितना बताया क्वेश्चन ने आप? 19 लाख। इसमें से आप लेस करवाएंगे क्या? ये टर्म मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, एडमिजिबल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन के मुताबिक इंटरेस्ट के अलावा बिजनेस के और कितने खर्चे हैं? 17 लाख रुपए। लेकिन इंटरेस्ट भी तो खर्चा है ना, ठीक है? तो पहले हम यहां लेंगे इंटरेस्ट। तो अब लॉ हमें इजाजत दे रहा है, हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट खर्चा कितना है? 8%। लेकिन लॉ कह रहा है कि तुमने 2% का बेनिफिट ऊपर सैलरी का, और तुमने इस लोन को इस्तेमाल किया है टैक्सेबल इनकम जनरेट, तो ये वो 8 जो तुम एक्चुअली पे कर रहे हो और वो 2 जो तुमने बेनिफिट माना है, मिलाकर तुम क्या कर लो? एक्सपेंस मान लो। यानी 10% से एक्सपेंस क्लेम करो, ये इजाजत है। ना होती तो कितना क्लेम करते? 8%। पक्का? इंटरेस्ट एक्सपेंस 1.6 मिलियन का क्या निकालेंगे हम? डायरेक्टली 10%। जवाब दें, क्या निकालेंगे डायरेक्टली? 10%। बोलिए। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 80,000। और अदर एक्सपेंसेस कितने? 17 लाख के। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस खर्चे निकालने के बाद नेट होके कितनी रह गई? 1,20,000। अब बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, फिर चीजें रिकॉल कर लें। देखिए, बताएं ये कौन सा हेड है? ये कौन सा हेड है? और इसके पास 2 ही हेड्स ऑफ इनकम है, तो जो भी हेड्स ऑफ इनकम होंगे उनका सम क्या कहलाएगा? और अगर कोई अलाउंस ना हो तो, ज़कात ना हो तो, वही टैक्सेबल इनकम। कितना? 16,26,000। 36,000। 26 पर किसने कहा? 36 का? आप सही, अब सब 36 बोलेंगे। ठीक है बेटा। सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस, बगैर सोचे समझे।
15,16,000 को ला के डिवाइड कीजिए 16,36,000 से, फिर डिसाइड होगा सैलरीड या नॉन सैलरीड। पक्का? चले, हाँ वो सैलरीड ही है मुझे पता है, लेकिन बस वो डायरेक्ट जो फतवे आ रहे थे ना चल देखे बगैर, थोड़ा सा इतना अंदाजा है हमें। ठीक है, क्या कर सकते हैं। लिख लिया?